हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है। सीजीएल 2024 टीयर 2 का लाइव मॉक 5 कंडक्ट कराया गया था, जिसका डिटेल एनालिसिस मैं इस वीडियो में करूंगा और मैथ्स के सारे क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। 30 के 30 क्वेश्चंस हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। अगर आपको सोल्व करने में दिक्कत आई है, टेस्ट के टाइम पे आपको चीजें समझने में दिक्कत आई है, तो वीडियो को देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कैसे एग्जाम बेस्ड अप्रोच के साथ आप कर सकते हैं, वो सारी चीजें भी आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एनालिसिस। बाकी चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी सीजीएल मेंस की करते रहिए। एग्जाम डेट आपको मिल चुकी है 18 जनवरी, लगभग 2 महीने आपके पास हैं। 2 महीने में बहुत कुछ आप इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपके कोई टॉपिक छूटे हुए पहले वो कवर कीजिए, उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दीजिए। ठीक है, टेस्ट कैसे एक्सेस कर सकते हैं आपको मैंने बताया। आरबी एप्लीकेशन पे जाके पेड टेस्ट में टीयर 2 वाला ओपन करेंगे, उसके अंदर सीजीएल टीयर 2 लाइव टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे हर संडे को आपका टेस्ट लाइव कराया जाता है। संडे और मंडे 2 दिन के लिए अवेलेबल रहता है। अभी सीएचएसएल टीयर 2 भी था, तो इसलिए मैंने एक दिन एक्स्ट्रा लाइव कर दिया था। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एनालिसिस कराना जा रहा हूँ। बाकी एप्लीकेशन का प्रोसेस ये हो रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख सकते हैं। चलिए, इनकी प्लेलिस्ट भी बना दी है। जो भी मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ टेस्ट का, उन सब की प्लेलिस्ट टीयर 1 टीयर 2 जितने भी लाइव टेस्ट हो रहे हैं सबके, क्योंकि मैथ्स के सॉल्यूशन मैं आपको खुद कराता ही हूँ, सबकी प्लेलिस्ट में डाल दिया। वहां पे भी आप देख सकते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले कंप्यूटर की शुरुआत करेंगे। कंप्यूटर का टेस्ट देने वाले लगभग 4500 एस्पिरेंट्स थे, जिसके अंदर अगर मैं स्कोर्स की बात करूं तो 55 से ज्यादा लाने वाले हमारे पास 19 एस्पिरेंट्स थे। 50 या 50 से ज्यादा लाने वाले 89, 30 या 30 से ज्यादा लाने वाले 1938, और इस तरीके से हमारा डेटा चल रहा है। ठीक है, अगर एवरेज स्कोर देखूं तो इसमें 26.31 है और मीडियन स्कोर 27 है। और आपको पता है 27 ही हमारी क्या होती है, सीपीटी पोस्ट की कट ऑफ होती है कंप्यूटर की, जो कि फिक्स रहती है। अब 2 शिफ्ट में होगा एग्जाम, तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो आपको कंप्यूटर वाले बच्चों को थोड़ा सा बेनिफिट ही होगा कि अगर किसी पर्टिकुलर लेवल क्या हो गया, एक बहुत इजी आ गया और एक मॉडरेट भी आया, 2 शिफ्ट अगर बनती हैं तो इजी के हिसाब से मॉडरेट वाली शिफ्ट वेरी करेगी और उनके मार्क्स बढ़ जाएंगे। या फिर एक इजी आया एक हार्ड आया तो हार्ड वालों के काफी नंबर्स बढ़ जाएंगे। अगर लेवल में डिफरेंस आया, दोनों पेपर हार्ड आ गए, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप कंप्यूटर को लाइटली मत लीजिए, क्योंकि एक जो आपके हाथ से निकल जाएगी। कंप्यूटर टाइपिंग अपनी प्रॉपर रखिए। अगर मेन टेस्ट की बात करता हूं तो लगभग 16.5 थाउजेंड एस्पिरेंट्स ने ये टेस्ट दिया। इसके अंदर जो ज्यादातर बच्चों का स्कोर आ रहा था वो 235 से लेके 273 की रेंज में आ रहा था, और जो एवरेज स्कोर गया है वो 206 मार्क्स गया है। टॉपर का स्कोर 363 है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा सीक्वेंस में। अगर आपको देखना है, एप्लीकेशन पे सीक्वेंस में नहीं दिखता, उसमें सिर्फ करेक्ट, इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड दिखते हैं। वेबसाइट पे साथ के साथ आपको टाइम भी दिख जाता है कि किस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, और फुल सॉल्यूशन तो अवेलेबल रहता ही है। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे, तो इस पर्टिकुलर टेस्ट में 340 या 340 से ज्यादा लाने वाले 22 एस्पिरेंट्स हैं। 300 या 300 से ज्यादा लाने वाले 908 एस्पिरेंट्स हैं। 4121 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो 270 से ज्यादा लाए हैं, मतलब 75 परसेंटाइल के आसपास ये लोग चल रहे होंगे। और अगर मैं बात करता हूँ, एवरेज स्कोर वही है 206 205 के आसपास, और मीडियन स्कोर 238 के आसपास जा रहा है। मतलब 50% बच्चे ऐसे हैं इस पर्टिकुलर मॉक में जो 238 या उससे ज्यादा लेके आ रहे हैं, बाकी उससे कम। अगर ओवरऑल लेवल की बात करूं तो इस पर्टिकुलर शिफ्ट का लेवल मॉडरेट टू हार्ड की रेंज में हम रख सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉपर्स के टॉप 15 एस्पिरेंट्स का स्कोर कितना रहेगा। यहाँ पे टॉप इंडिविजुअल और एवरेज स्कोर टॉप 15 एस्पिरेंट्स का। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे परसेंटाइल देख सकते हैं, कितने मार्क्स पे आपकी क्या क्या परसेंटाइल बन रही है। मेरे हिसाब से जो इसका अनरिजर्व कैटेगरी का सेफ स्कोर होगा इस तरह के टेस्ट में, वो 270 टू 275 की रेंज में जाएगा। अगर मैं सेक्शन 1 की बात करता हूं तो इसके अंदर एवरेज स्कोर 96.6 गया है और मीडियन स्कोर 103। थोड़ा सा लो एवरेज स्कोर जाने के पीछे ये भी है कि 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका आंसर जो मार्क था वो अलग था। 2 क्वेश्चन तो एग्जैक्टली ऐसे थे, सॉल्यूशन भी उस हिसाब से था, लेकिन जो बैक एंड पे आंसर मार्क हो रखा था वो गलत हो रखा था। वो हमने सही करा दिया था। जब 5000 बच्चे दे चुके थे उसके बाद वो चीज सही हुई थी। तो स्टार्टिंग में जिसने दिया है, जिसने टेस्ट को आपने दिया होगा 17 नवंबर को, तो उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, मतलब उनका स्कोर थोड़ा अलग दिखाएगा। तो वो एक बार एप्लीकेशन से अपना स्कोर चेक कर ले। एप्लीकेशन पे करेक्ट स्कोर दिखा देता है अपडेट करने के बाद, वेबसाइट पे अपडेट नहीं हो पाता। ठीक है, तो वहां से एक बार देख लेना। बाकी जिन लोगों ने बाद में दिया है, मंडे या ट्यूसडे में दिया है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, उनका स्कोर एग्जैक्ट आएगा। जो इसमें सेफ स्कोर है मेरे हिसाब से वो 125 प्लस है आउट ऑफ 180 मार्क्स। अगर आप इतना ला पाते हैं दैट्स गुड। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन जितने भी उसमें डाले गए थे, मैथ्स के भी सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड थे, रीजनिंग के भी प्रीवियस ईयर बेस्ड थे। ठीक है,
और लेटेस्ट एग्जाम अगर आपने एसएससी के दिए होंगे तो मैथ्स से सारे क्वेश्चंस आपको उनकी रूट्स वहीं पे दिख जाएगी। तो जो इसका वीडियो सोल्यूशन है वो जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम में काफी ज्यादा मदद करेगा आपको। अगर मैं सेक्शन 2 की बात करता हूं तो इसके अंदर जो एवरेज स्कोर है वो 108 गया है, मीडियन स्कोर 138 और जो मेरा सेफ स्कोर है वो 150 प्लस आउट ऑफ 210 मार्क्स। ठीक है, लेवल अगर कहें तो मॉडरेट हो सकता है। टेस्ट आपको पता है कहां से देने हैं। ठीक है, जो रॉन्ग क्वेश्चन है एक बार बता देता हूं। एक क्वेश्चन था हमारे पास क्यूबॉइडल ब्लॉक 3x9x36 वाला, हमें बताना है कितने क्यूब्स बनेंगे। तो इसका आंसर जिससे कि कोई भी वेस्टेज ना हो, मिनिमम नंबर ऑफ क्यूब्स बताने थे हमें, तो इसका आंसर होगा 36। ठीक है, गलती से 37 मांगता है, यहाँ पे 36 होना चाहिए था। ठीक है, एक क्वेश्चन था हमारे पास, ये उन्हीं बच्चों को दिखेगा जिन्हें स्टार्टिंग में दिया था। ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन था क्यूब से रिलेटेड ही। इसका आंसर क्या था हमारे पास, 96 आना चाहिए था, गलती से टिक 90 हो रखा था। सॉल्यूशन में आप देखेंगे वहां पे 96 ही दिखेगा। एक और सवाल था रीजनिंग का जिसमें सिंबल्स को इंटरचेंज वगैरह करना था, उसमें ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट जा रहे थे। ठीक है, तो जिन लोगों ने स्टार्टिंग में दिया था उस टाइम पे दोनों ऑप्शंस करेक्ट जा रहे थे, बाद में अपडेट कर दिया था, फर्स्ट ऑप्शन को चेंज कर दिया था, जिससे ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट था बस। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस में था। थोड़ा अपना अगर आपके इसके गलत मार्क हुए तो आप अपने मार्क्स उस हिसाब से इंक्रीज कर लीजिए, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स के सॉल्यूशन को। सारे क्वेश्चंस एक एक करके सोल्व करके देखते हैं कि कैसे उन्हें सोल्व किया जा सकता है एग्जाम में कम से कम टाइम में। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, हमें दे रखा है 17 cos स्क्वायर है प्लस 29 sin स्क्वायर है 20। ऐसे ही एक और है एंगल बी की फॉर्म में। फिर हमसे पूछा है कोसेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर बी का मान बता दो। ए और बी कह रहा है कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। देखो, आपको पता है साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए के बीच में रिलेशनशिप होती है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए मेरा 1 के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर ए हम पढ़ लेते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही कोस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये चीज हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कोस को कन्वर्ट करना चाहूँ कोस को साइन की फॉर्म में, या फिर साइन को कन्वर्ट करना चाहूँ कोस की फॉर्म में, वो भी कर सकता हूँ। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि 17 कोस स्क्वायर है 29 साइन स्क्वायर है, 29 को 17 और 12 में ब्रेक कर लिया, तो 17 को कॉमन ले लूंगा तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे प्लस में 12 साइन स्क्वायर ए बच जाएगा। ये किसके बराबर आ गया 20, यहाँ से ये तो 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूंगा 17 उधर घटाया तो 3, साइन स्क्वायर किसके बराबर मेरे पास 3/12, और ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 1/4। क्योंकि ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा साइन ए का, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही साइन ए निकल गया तो कोसेक ए क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, तो 1/2 का इनवर्स 2, और यहाँ पे जो मेरे पास रिजल्ट आ रहा है वो आएगा 2 का स्क्वायर। ये हो गया मेरा कोसेक स्क्वायर है। अब आगे बढ़ते हैं, ये मुझे दे रखा है, अब मुझे किसका मान चाहिए सेक स्क्वायर बी का। तो सिमिलरली सेम काम मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ, कोस और साइन की फॉर्म में। ये 58 साइन है, ये 70 कोस है, तो इसे 58 प्लस 12 लिख सकता हूं। तो मेरे पास बचेगा 12 कोस स्क्वायर प्लस 58, ब्रैकेट में क्या बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, जो मुझे पता ही है कि 1 बन जाएगा बाद में, और यहाँ पे किसके बराबर 61 के। 61 में से 58 घटाया 3 बचेगा। कोस स्क्वायर निकालने के लिए 3/12 करेंगे तो ये आ गया मेरे पास 1/4, और कोस किसके बराबर आ जाएगा, ये भी मेरे पास 1/2 के बराबर आ गया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमें ए और बी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो सेक कोसेक स्क्वायर निकाल चुका हूं, कोस ये है तो सेक कितना हो जाएगा, सेक भी मेरे पास ये हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो इंटू में 2 स्क्वायर, क्या रिजल्ट आ गया मेरे पास 4 × 4 16। चलें आगे, सिंपल था, एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है इस तरीके का सवाल। अब ये हमारे पास साइन 288 डिग्री का मान बता दो, कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहां पे ये साइन कोस टेन और इसकी फॉर्म में दे रखा है, तो आप यहां पे देखिए ये मेरे पास, अगर मैं साइन 288 को क्या लिख सकता हूं, मैं लाइन लिख सकता हूं साइन 3 × 90 मतलब 270 प्लस 18 डिग्री। अब ये क्या है मेरे पास ओड है, अगर ओड इंटू में 90 करता हूं तो मेरा एंगल क्या होता है चेंज होता है। तो यहां पे ये मेरे पास साइन है तो किस में कन्वर्ट होगा, ये कोस में कन्वर्ट होगा। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, 3 × 90 से ज्यादा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा मेरे पास, और ये 18 एज इट इज रह जाएगा। तो माइनस कोस 18 मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया करेक्ट हो गया।
इसी तरीके से अगर ये साइन की फॉर्म में पूछ लेते हैं तो मेरे पास ये वाली वैल्यू जो आती है वो माइनस का साइन 72 आता। फिर मैं क्या कर सकता था, इसी चीज को मैं लिखता साइन 4 इंटू 90 माइनस 72 लिख देता, तब भी वही बात है। तो ये तो 360 बन जाता, 360 हो गया 0, तो 0 को स्किप किया तो साइन माइनस 72 बचता है, जो कि होता है मेरे पास माइनस साइन 72। ऑल्दो ये वाला ये ऑप्शंस में नहीं था तो हमें कोस के साथ जाना पड़ा और वही आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन देखते हुए आप देख सकते हैं कि क्या हमें अप्रोच फॉलो करनी है। अगला सवाल मेरे पास पहले हिस्से में बहुत इस तरीके के सवाल आते थे, 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस रूट 60xy माइनस रूट 160yz प्लस रूट 96zx, ये ax प्लस by प्लस cz के होल स्क्वायर के बराबर दे रखा है, तो हमें इसका मान बताना है। आपको पता है सर ये ना कोई परफेक्ट स्क्वायर ही बना रहा होगा या नहीं बना रहा होगा। अगर मैं देखूं यहाँ पे ये 3x का होल स्क्वायर है तो मैं इसे रूट 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना तो आपको क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा कि a का मान आएगा रूट 3, तो मेरे पास यहाँ पे a स्क्वायर आएगा 3, b स्क्वायर आएगा मेरे पास 5, c स्क्वायर आएगा 8। आप यहाँ पे सम करोगे आंसर निकाल लोगे। सभी बच्चों ने निकाल लिया होगा, तो आप आगे बढ़ जाना वीडियो में थोड़ा सा, वरना जिन लोगों को समझना है वो पूरा देख लो। इसे मैं ये लिख सकता हूं, इसे रूट 5y का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसे मैं 2 रूट 2 z का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। कोई दिक्कत यहां पे नहीं। अब ये मेरे पास माइनस 60xy आ रहा है, कहां से आया होगा? इन मेरे पास आप कह सकते हैं सर मैं इसे लिख सकता हूं प्लस, फिर माइनस बाद में देखेंगे, माइनस को फिलहाल भूल जाओ। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो कहीं ना कहीं वही आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे बननी है, तो हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं कहूंगा प्लस 2ab, a क्या था मेरा रूट 3x था, और b क्या है मेरा रूट 5y है ना। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, देखो 15 और रूट 2, ये 2 बाहर जाएगा तो मेरे पास बन जाएगा 4, 15 इंटू 4 60, रूट में 60 आएगा तो सेम चीज बन रही है, बस ये माइनस का साइन है। माइनस का साइन कहां से आ सकता है? आप देखेंगे y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, माइनस का साइन आ रहा है, तो y दोनों जगह कॉमन आ रहा है और माइनस का साइन आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं हो सकता है y मेरा नेगेटिव साइन यहाँ पे रहा, तो मैं यहाँ पे y के आगे क्या लगा देता हूँ? नेगेटिव लगा देता हूँ। ऐसे ही प्लस मेरे पास क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है 160, तो 2 यहाँ पे बचेगा मेरे पास, 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बचा 40। ठीक है, आप देखेंगे ये कब आएगा? y और z वाली टर्म्स चाहिए, तो माइनस रूट 5y और z 2 रूट 2z, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रूट में पूरा लेके जाएंगे आप ये वाली वैल्यू को, तो मेरे पास ये बन जाएगा रूट में 160। ठीक है, 2 रूट 2z है ये। ठीक है, 2 और z सेम बनता है मेरा, तो कंफ्यूज मत होना प्लीज। और थर्ड टर्म पे जाओगे तो x और z है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2 इंटू में x वाला पार्ट क्या था? रूट 3x, और मेरे पास z वाला पार्ट क्या है? 2 रूट 2z। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट बन जाना चाहिए। तो अगर मैं इसे एक लाइन में लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं ये रूट 3x यहां पे माइनस रूट 5y प्लस 2 रूट 2z का होल स्क्वायर हो जाएगा, और कंपेयर करेंगे तो अपना आंसर बता सकते हैं। देखो इसमें अलग अलग वैल्यूज आती हैं, एक तो जनरल केस बता दिया मैंने, एक दूसरा केस ही हो सकता था कि यहाँ पे मैंने y को नेगेटिव लिया ना, हमने यहाँ पे y वाले पार्ट को नेगेटिव लिया है, और हमने क्या करा? x और z को क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया। मैं ऐसा भी कर सकता था कि x को नेगेटिव ले लो, z को भी नेगेटिव ले लो, और y को पॉजिटिव ले लो, उस केस में भी आपके पास सेम ही रिजल्ट बनता। ठीक है, क्योंकि y पॉजिटिव x नेगेटिव तो नेगेटिव, y पॉजिटिव z नेगेटिव तो नेगेटिव, और x और z दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव, तब भी रिजल्ट आता। तो या तो ये इसका स्क्वायर बन सकता था, या फिर ये किसका स्क्वायर बनता? आप कहते सर माइनस रूट 3x, यहां पे मेरे पास प्लस रूट 5y माइनस 2 रूट 2z, ये भी हो सकता था। लेकिन एग्जामिनर आपसे क्या पूछता है? जनरली स्क्वायर की फॉर्म में पूछता है। तो अगर मेरे से पूछता है भैया a का मान बताओ, तो a के 2 मान निकल के आते हैं मेरे पास। ध्यान रखना, या तो रूट 3 होता या फिर माइनस रूट 3 होता। ऐसे b का रूट 5 या फिर माइनस रूट 5, ऐसे c का हमारे पास या तो 2 रूट 2 या फिर माइनस 2 रूट 2। ध्यान रखना, लेकिन हमसे स्क्वायर पूछा है तो a स्क्वायर चाहे ये वैल्यू ले लो चाहे ये वैल्यू ले लो, दोनों केसेस में मेरे पास जो a स्क्वायर होगा वो क्या होगा? a स्क्वायर हो गया मेरा 3, b स्क्वायर क्या होगा दोनों केसेस में? ये होगा 5, और मेरे पास यहाँ पे c स्क्वायर क्या होगा? ये होगा मेरे पास 8। एग्जाम में जनरली यही पूछता है,
जस्ट इन केस एग्जामिनर का ध्यान ना जाए इस वाले केस पे, क्योंकि कई बार मैंने क्वेश्चंस देखे हैं काफी मॉक्स में, वो इस केस को देखते ही नहीं है और क्वेश्चन बना देते हैं, तो उस केस में वो जनरली इस वाले केस को मान के क्वेश्चन का आंसर निकाल देते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में आप ये वाला केस फॉलो करिए अगर इस तरह के ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, वरना स्क्वायर में पूछे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों में प्लस करना है, इसे माइनस करना है, तो रिजल्ट आ गया मेरे पास 8 - 8 0। आई होप क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया है कैसे करना है डिटेल में। बाकी क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व करने वाला था, आप जैसे ही देखते हैं ax + by + cz, आपको पता है ax क्या होगा, इसका होल रूट, bx क्या होगा, इसका होल रूट, और 8z² का होल रूट क्या होगा मेरे पास cz। तो मेरे पास a² क्या होगा 3 सॉरी a² क्या होगा 3, b² क्या होगा 5 और c² क्या होगा 8। डायरेक्टली कर सकते हैं, 15 सेकंड का भी सवाल नहीं था ये वाला। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अलजेब्रा का एक और अच्छा सवाल हमारे पास कहता है x⁴ + y⁴ + x² z² इसके बराबर, x² + y² - xy इसके बराबर। तो आप वैल्यू बता दो x² + y² की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये वाली वैल्यू पता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं x² + y² + xy क्या होगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना, यही होता है। या फिर मैं कह सकता हूं दिस इंटू दिस बराबर होता है दिस, ये फॉर्मूला होता है। तो मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा वो वैल्यू बनेगी 50 डिवाइडेड बाय 2, 3 + 2√2। अगर मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूं तो यहां पे मेरे पास ये तो आ गया 25, 3 + 2√2 है, तो यहां पे 3 - 2√2 और यहां पे भी 3 - 2√2। वैसे ये काम मन मन में करने वाला है, आप लोगों के लिए लिख दिया हूं। तो 3 का स्क्वायर - 2√2 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा नीचे, ऊपर क्या बचेगा मेरे पास 25 इंटू में 3 75 - 50√2, यही आ गया। मुझे क्या चाहिए x² + y²। तो मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, आपस में ऐड कर दूं, तो मेरे पास 2x² + y² बचेगा, y कट जाएगा, ये किसके बराबर आ गया मेरे पास। यहां पे आप देखेंगे इन दोनों को अगर मैं सम कर देता हूं, 2 और 3 = 6 + 75 ये आ गया 81। ये मेरे पास 4√2 है, प्लस का माइनस का 50√2 है, तो माइनस का 46√2 बचेगा। और अगर ये 2 को भी मैं इधर ले जाऊं तो ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे लिए जो एसएससी बार बार पूछता है। क्वेश्चन में कहता है मेरे पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसका हर एक इंटीरियर एंगल बराबर है 3/5 टाइम्स ऑफ इट्स ऑफ 2 राइट एंगल्स। तो हमें बताना है नंबर ऑफ साइड्स क्या रही होंगी। अगर इंटीरियर एंगल है 3/5 ऑफ 2 राइट एंगल्स, तो 2 राइट एंगल्स क्या होंगे 90 + 90। तो इंटीरियर एंगल कितना हो गया 185 से काटूंगा तो 32 इंटू में 3, 180 36 इंटू में 3, 108। अच्छा 108 डिग्री कौन से पॉलीगन का इंटीरियर एंगल होता है, आपको पता है पेंटागन का होता है। तो नंबर ऑफ साइड्स क्या आ जाएंगे 5, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका अगर पता है तो कर लिया, वरना हमारे पास फॉर्मूला भी होता है। ये इंटीरियर एंगल मैंने निकाला, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा 180 - 108 और ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 72। नंबर ऑफ साइड्स किसके बराबर होती है 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 360 डिवाइडेड बाय 72, दिस विल गिव मी 5। चले आगे। क्वेश्चन में क्यूबॉइडल ब्लॉक दे रखा है जिसकी डायमेंशन है 3:9:36। इसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ इक्वल क्यूब्स में हमें काटना है जिससे कि कोई भी वेस्टेज ना हो। हमें बताना है लीस्ट नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होंगे। देखो मान लो मेरे पास जो क्यूबॉइडल बॉक्स है कुछ इस तरीके का है कि ये 9 है, ये मेरे पास 3 है और मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या है 36। जब मुझे इसे कट करना है, ठीक है, अगर मेल्ट करके बनाना होता तो मेरे लिए चीजें फिर भी आसान रहती, तो उस केस में ये नहीं पूछता कि लीस्ट नंबर ऑफ, हमसे पूछ लेता कि ये क्यूब इस साइज का बनाना है कितने क्यूब्स बनेंगे। लेकिन जब हमसे कहे कि इसे कट करके हमें बनाना है और नंबर ऑफ क्यूब्स बताओ कितने बनेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में बेसिक से कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, दोनों चीजें बताऊंगा। मेरे पास 3 तरह की डायमेंशन है ना, एक 3 है, एक 9 है, एक 36 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंसेप्ट ये होता है कि हम इन तीनों का एचसीएफ निकाल लें, 3, 9 और 36 का, और ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3। अब मैंने एचसीएफ क्यों निकाला,
क्योंकि जब मैं काटूंगा ना इसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास, मान लो मैं यहां पे काट लेता 4x4x4 के, लेकिन 4 तो मेरे पास हाइट बनती नहीं, तो मैं एग्जैक्टली काट ही नहीं पाता। तो हमें सबसे बड़ी वो लेंथ चाहिए जिससे ये तीनों डिविजिबल हो जाएं। तो वो किससे मिलेगा मुझे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। क्योंकि हमें क्या चाहिए, बॉक्स का साइज सबसे बड़ा होगा तो मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस निकलेंगे, हमें मिनिमम बॉक्सेस निकालने विदाउट वेस्टेज। तो पहले हमने एचसीएफ लिया। अब एचसीएफ का फायदा क्या हुआ, जैसे 3 9 36 है, 3 3 3 के काटेंगे तो यहां पे इसे मैंने 3 पार्ट में स्प्लिट कर दिया 3 3 3 के। ऐसे 36 होता तो मैं इसे कितने में कर देता, इसे 3 से डिवाइड करोगे 36 को तो मेरे पास आ जाएगा 12 एग्जैक्ट पार्ट्स में मैं क्या करूंगा, इसे स्प्लिट कर दूंगा। ठीक है, और फिर मैं ऐसे पैरेलली और ऐसे कट्स लगाता चला जाऊंगा और मुझे जो क्यूब्स चाहिए वो मुझे सारे के सारे मिल जाएंगे। जैसे कि कट्स किस तरीके से लगेंगे, एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसे लगा दिया, और बाकी हमारे कट्स इस तरीके से अगर मैं कट लगाता हूं तो मुझे इक्वल नंबर ऑफ क्यूब्स मिलते चले जाएंगे, कोई भी वेस्टेज नहीं होगी। तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर बड़े वाले क्यूब की जो वॉल्यूम है वो है 3 × 9 × 36। जो मुझे क्यूब चाहिए उसकी वॉल्यूम कितनी है, आप कहेंगे सर उसका साइड हमने 3 रखा है, सबसे बड़ा जो क्यूब निकल सकता है विदाउट वेस्टेज वो 3 साइज का निकलेगा, तो 3 × 3 × 3 सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 36। ठीक, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। बाकी इसके अंदर जो डायरेक्ट अप्रोच, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है तो मैं डायरेक्ट शॉर्ट अप्रोच आपको समझा देता हूं, इतना सब एचसीएफ वगैरह निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप कहेंगे सर जो मेरी डायमेंशन थी ना, एक थी 3, एक थी 9 और एक थी 36, इन्हें सीधा सीधा लिख लो। क्या करो, इन्हें स्ट्रेट लिख दो। हम क्या कर रहे हैं, पहले इनका एचसीएफ निकाल रहे हैं, यही तो कर रहे हैं हम इसमें कि इनका पहले एचसीएफ निकाल रहे हैं। जो एचसीएफ आएगा तीनों वैल्यूज को डिवाइड कर देते हैं उससे एचसीएफ से, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं इसे सेपरेटली ले लेता 3 3 3 तो हमने क्या करा, जो गिवन डायमेंशन है उसे एचसीएफ से डिवाइड करा और बाकी जो रिजल्ट बचा उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही काम मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं रेशियो में लिख दूं तो हमारा क्या होगा, इनका जो कॉमन फैक्टर है वो कट जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इसे हमने एक तरीके से एचसीएफ से डिवाइड कर दिया, अगर मैं रेशियो में लिख देता हूं। तो अगर मैं इसे काटना चाहूं 3 से कट रहा है, देखो 1:3 मेरे पास क्या है 12। मेरा आंसर क्या होगा, कितने क्यूब्स में कट कर सकते हैं, आप कहेंगे सर अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 3 × 12, ये वाला आंसर आ गया मेरे पास 30। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं इस तरीके से। जैसे मैं अगर एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम करूं, मेरे पास एक क्यूबॉइडल ब्लॉक होता से उसकी डायमेंशन होती 108 से 144 और एक वैल्यू होती मेरे पास 1296। हमें बताना होता कि कितने क्यूबिकल ब्लॉक्स में इससे काट सकता हूं मैक्सिमम साइज के विदाउट वेस्टेज। तो उसका आंसर मेरा डायरेक्टली क्या होता है, आप कहते हैं सर इसमें कुछ नहीं करना, रेशियो ले लो। आप देखेंगे 12 से कट रहे हैं सारे के सारे 9, ये मेरे पास 12 से 12 और ये वाली वैल्यू 12 से काटूंगा तो 108। अब फिर अगेन मेरा ये 3 से कट जाएगा, 3 4 और 36। मेरा आंसर क्या होगा, 3 × 4 × 36, दिस विल बी माई आंसर। ठीक है, 36 12 × 36 बेसिकली हमें करना है, 12 6 जा 72, 7 कैरी फॉरवर्ड, दिस विल बी माई आंसर। अगर ऐसा क्वेश्चन देते था तो इजी हो जाता है हमारे लिए थोड़ा सा। तो ये अप्रोचेस याद रखिए। कहता है एक कोन का एरिया ऑफ बेस हमें दे रखा है कितना, 770। कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है 814। हमें बता दो वॉल्यूम क्या होगी। वॉल्यूम ऑफ अ कोन होती है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो 22/7 लिख देता हूं मैं, और आर स्क्वायर इंटू में एच। अच्छा अब ध्यान रखिए, फिलहाल मैं इसे पूरा नहीं करता, पाई रहने देता हूं। क्या आपको यह पता है पाई आर स्क्वायर क्या है, ये तो एरिया ऑफ बेस ही है, तो इसे भी स्प्लिट कर देता हूं। मैंने यहां पे भी क्या लिख दिया, इसकी जगह 770 लिख दिया। अब यहां से बस मुझे क्या करना है, हाइट की वैल्यू पता होगी तो मैं इस क्वेश्चन को कर पाऊंगा। ठीक है, अब हाइट की वैल्यू निकालना ही अपने आप में बहुत तिगड़म वाला काम है। ये होता है मेरे पास 814, क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल होता है। यहां पे मुझे अभी आर नहीं पता, एल नहीं पता, लेकिन 770 से मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 770 से
पाई आर स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर। अब मैं यहां से पहले रेडियस निकालूंगा, फिर यहां से स्लांट हाइट निकालूंगा, फिर इनकी जो वैल्यू आएगी उसे यूज करके रिलेशनशिप निकालूंगा मैं किसकी, हाइट की, और जो हाइट की वैल्यू आएगी वो यहां पे पुट करूंगा, फिर आंसर आएगा। तो थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है मेरा सवाल। अब देखने वाली बात यह है, जब मैं इस तरह के क्वेश्चन को करता हूं तो आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं, यहां पे मेरे पास ये 770 आ रहा है, ये इसमें 11 का मल्टीपल मुझे दिख रहा है, और यहां पे मुझे 7 का मल्टीपल भी दिख रहा है, और ये 5 का मल्टीपल भी दिख रहा है। वैसे तो 5 इंटू 2 का मल्टीपल, ठीक है, 10 का मल्टीपल भी दिख रहा है। यही चीज है। अब मेरे पास जो हाइट की वैल्यू आएगी, हमें ये चीज देखनी है कि हाइट की वैल्यू में डिनोमिनेटर में अगर इनमें से कोई भी पार्ट आए तो वो फैक्टर कट जाएगा, बाकी फैक्टर्स रह जाएंगे। जनरली हम वॉल्यूम में ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा आंसर 11 का और 7 का मल्टीपल होने के चांसेस बहुत रहते हैं। अगर आप चार ऑप्शन से ये देखें कि 11 और 7 का मल्टीपल कौन सा है, तो 616 तो वैल्यू आपको पता ही है कि ये 11 से भी कटेगी आपकी और 7 से भी कटेगी। 550 आपकी 11 से कट रही है लेकिन 7 से नहीं कट रही। 392 आपका 11 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 213 आपका 11 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो एक वैल्यू है जो है इसके सही होने के चांसेस सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, और √5 में तो ऐसा हो सकता है कि हम जब सोल्व करें यहाँ पे हाइट की जो वैल्यू है, क्योंकि चारों ऑप्शन में √5 है, तो डिनोमिनेटर में हमें √5 दिख जाए जो इस 10 को काट के √5 की फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि 10 में 2 और 5 है और 2 तो हमें दिख रहा है, ठीक है। वरना ऐसा भी हो सकता है हाइट निकाले डिनोमिनेटर में 2 भी आ जाए, बट 7 और 11 आने डिनोमिनेटर में चांसेस बहुत कम रहते हैं। इतना पार्ट क्लियर। अगर ऑप्शन से देखें टाइम कम है तो हम इसे मार्क करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब बेसिक से देख लो, सबसे पहले यहां से सोल्व करेंगे तो 22 से ये पूरा कटना चाहिए, 3 जा 66, 1105। ये मेरे पास 7 इंटू 35, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, 35 को 7 इंटू 7 इंटू 5 ये आ गया, तो आर आ गया 7√5। अगर आर 7√5 है तो यहां पे मेरे पास 22/7 इंटू में 7√5 इंटू में एल आएगा 814, 12 22 से कट रह गया, 3 जा 154, 7 जा ये 7 से 7 कट गया, तो एल आ गया मेरे पास 37/√5। अब ध्यान से समझना कैलकुलेशन कैसे करनी है। आर 7√5, एल 37/√5। एल, आर और एच पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बनाते हैं, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। मुझे ऑप्शंस में भी दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में कहीं ना कहीं √5 आएगा, तो मैं इसे आर को लिख सकता हूं क्या 35/√5। अब देखो 35, 37 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, √5 तो कॉमन आ गया, ये बनाते हैं 12 के साथ ट्रिपलेट, तो हाइट क्या हो जाएगी मेरे पास 12/√5 होगी या नहीं होगी, होगी। अगर हाइट 12/√5 है तो यहां पे पुट कर दो, ये मेरे पास 3 से कटेगा 4। अब यहां पे जो 5 और 10 वाला पार्ट है √5 से काटूंगा तो 2√5, तो 77 इंटू में 2√5 इंटू में 4 ये है मेरे पास, तो √5, 4 2 जा 8। अब यूनिट डिजिट से भी करो, 8 7 जा 56, तो यहां पे आएगा 6। कौन से ऑप्शन में, डी में, तो यही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अगर आपको क्वेश्चन में देखते ही लग रहा है कि भैया 3-4 स्टेप में आंसर आएगा तो लास्ट के लिए छोड़ दो। ऑप्शन से डायरेक्टली एलिमिनेट कर पा रहे हो तो कर लो, लेकिन मेंस के टाइम में रिस्क रहता है, तो जिनके बेसिक्स मतलब जिनकी तैयारी मॉडरेट लेवल पे उन्हें थोड़ी दिक्कत आएगी ऑप्शन से करने में, इसलिए आप इसे लास्ट के लिए छोड़ के बाद में कर सकते हैं। अगला सवाल मेरे पास, कहता है मेरे पास एक फील्ड रोलर है, ठीक है। आपने देखा होगा कि इस तरह का रोलर पार्क वगैरह में रखा होता है ग्रास वगैरह को क्लीन करने के लिए। कह रहा है सिलेंडर की शेप का है और इसका डायमीटर जो है ना वो हमें 1.4 मीटर दे रखा है, तो मैं कह सकता हूं 0.7 मीटर इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। इसकी लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर, ये हो गई इसकी लेंथ। किस स्पीड से ये रोल करे, जो रोल कर रहा है उसकी स्पीड है 20 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, तो 1 घंटे में कितना एरिया ये कवर करेगा। अच्छा, जब ये रोल करेगा तो एरिया कहां से जाएगा, आप कहेंगे सर जो इसका कर्व सरफेस बनेगा ना रोल करने पे, तो वो एरिया स्वैप करेगा एक बार राउंड लेने में। 1 मिनट में 20 रिवॉल्यूशन लेता है, तो 20 जितना कर्व रेडियस है उसमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमें 1 घंटे का पूछा तो इसमें 60 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मेरा आंसर आएगा। अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालें तो वो हमें पता है 2πRH होता है, तो 2 इंटू में 22/7 इंटू में रेडियस है 0.7,
तो 7/10 और हाइट है मेरे पास 1.5 तो 15/10। ठीक है, मीटर स्क्वायर में पूछा तो मीटर में रहने दी हमने। सोल्व करके अपना आंसर बताएंगे। 7 से 7 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई। अब मेरे पास क्या बचा, चलो 6 दूनी 12 दूनी 24 इंटू 15 360 दूनी 720 इंटू में 11, ये बच रहा है 209 और 79920, ये मेरा आंसर है। वरना यूनिट डिजिट से भी देख सकते थे, 0 बच रहा था तो एक ही ऑप्शन था, कोई आंसर आएगा। अगला सवाल हमारे पास, ये फिगर दे रखी है, ये एक रेगुलर हेक्सागन है पूरा बड़े वाला, इसकी साइड हमें दे रखी है 16। हमसे पूछा है एरिया बता दो किसका, ट्राइंगल SQU का, SQU रेगुलर है तो सभी सारी साइड्स मेरी ये 16 16 16 हो जाएंगी। रेगुलर हेक्सागन का हमें ये भी पता होता है कि भैया हर एक एंगल कितने का होता है, 120 डिग्री का होता है। अगर इस ट्राइंगल को देखूं मैं तो ये साइड है मेरे पास 16 16, ये 120 डिग्री आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। जब एंगल 120 डिग्री का होता है तो यहाँ पे ये वाली साइड क्या हो जाती है, इसका √3 टाइम्स, तो ये 16 √3, वरना कोसाइन रूल से निकाल लो। ठीक है, अब ये आ गया। ऐसे मेरे पास ये वाली साइड भी इतनी बनेगी और ये भी इतनी बनेगी, बिल्कुल सिमिलर फिगर है, तो ये भी इतना और ये भी इतना, ये बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, तो ये 16 इंटू 16 इंटू 3 लिख सकता हूं, यही तो बनेगा स्क्वायर करने पे। तो यहां से काटूंगा 4, ये बन गया 64 इंटू में 3 √3, 64 इंटू 3 192 और ये आ गया √3। चले आगे। वरना एक प्रॉपर्टी और रहती है, याद रख लेना, अगर मैं एक छोड़ के एक वर्टेक्स को ज्वाइन करके फिगर बनाता हूं, मतलब जो ये वाली फिगर होती है ना, इसका जो एरिया होता है वो हाफ होता है इस पूरे क्या कहते हैं हेक्सागन के एरिया का। ये हम हेक्सागन टॉपिक में पढ़ते हैं। तो हेक्सागन का एरिया भी अगर आप निकालना चाहें तो इसका एरिया क्या होता है, 6 इंटू में √3/4 इंटू में साइड स्क्वायर, और इसे भी अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो भी आपको सेम रिजल्ट मिल जाएगा। ये भी हम यूज कर सकते हैं। चलें आगे। अगला सवाल, क्योंकि कई बार रिलेशनशिप इस हेक्सागन और इस ट्राइंगल के बीच में पूछ लेता है, तो याद रखना इसका एरिया आधा होता है। इसे सिंप्लीफाई करके वैल्यू बताने की क्या होगी, सिंप्लीफिकेशन की आपने काफी सारी प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप ये खुद से ही कर लेना। चलो होमवर्क के लिए मैं छोड़ देता हूं। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल ABC है जिसमें BD डिवाइड करता है ट्राइंगल ABC को दो ट्राइंगल्स में जिनका पेरीमीटर इक्वल होगा। BD की लेंथ बतानी है, अगर AC 100 है, BC 80 है और ट्राइंगल ABC में एंगल भी 90 है। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊंगा तो मैंने कहा ABC कुछ इस तरीके का रहा होगा, एंगल भी 90 डिग्री दे रखा है। B से एक लाइन बनाई BD कुछ इस तरीके से, जो ट्राइंगल्स को दो इक्वल पेरीमीटर्स में बांटता है, मतलब ABD का पेरीमीटर बराबर हो जाएगा BDC के। ठीक है, आगे हमें दे रखा है कि AC 100 है, उसके अलावा BC हमारे पास 80 दे रखा है। हमें बताना है BD की लेंथ क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये, लेकिन आपके SSC CGL एग्जाम में ही पूछा जा चुका है, लेटेस्ट एग्जाम्स का ही क्वेश्चन है, तो इसे बड़े ध्यान से समझेंगे। और इसे दो तरीके से मैं बताऊंगा, एक स्टीवर्ट्स थ्योरम को यूज करके, एक बार डायरेक्ट भी। ठीक है, पहले देखते हैं हम क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले आपको देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको समझ आया, ये 100 है, ये 80 है, तो मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स बनाऊंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 60 आ जाएगी, किसी को दिक्कत नहीं। इन दोनों ट्राइंगल्स का अगर पेरीमीटर इक्वल दे रखा है मुझे, तो ये वाली साइड को अगर मैं x मान लूं तो हमें दिख रहा है कि यार पेरीमीटर का जब सम करूंगा तो x तो कट जाएगा, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम किसके बराबर हो जाएगा, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड का सम। तो हमें ये दोनों नहीं पता, तो ये दोनों निकाल लेते हैं। मान लो ये 60 है तो मैंने इसे मान लिया a, तो ये वाली साइड टोटल 100 है, तो ये आ जाएगी 100 माइनस a। अब सम कर लो, 60 प्लस a ये किसके बराबर हो गया, ये 100 माइनस a प्लस में 80 के बराबर हो जाएगा। 180 माइनस 60 120 और इधर बनेगा 2a। तो मेरे पास यहां पे a का मान क्या आ गया, 60 आ गया या नहीं आ गया। अगर a 60 आ गया तो यहां पे हमने रख दिया 60, तो आप कहेंगे सर ये 60 हो गया, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 100 माइनस 60, ये वाली लेंथ हो जाएगी मेरे पास 14। क्लियर।
चले आगे। अब देखो हमारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड, ये वाली साइड पता है, ये वाली साइड पता है, ठीक है, पूरी ये साइड पता है, हमें ये लेंथ निकालनी है। तो इसके लिए स्टोवर थ्योरम होती है जिससे हम डायरेक्टली अपना आंसर निकाल सकते हैं। वैसे यहाँ पे हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, शायद इससे भी कुछ हो जाए, लेकिन फिलहाल क्लिक नहीं कर रहा। तो हम एक काम करते हैं, इसे स्टोवर्स थ्योरम की मदद से देखते हैं कैसे करेंगे। थ्योरम भी रिवाइज कर लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो काफी क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं इससे। देखो हमारे पास अगर एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, मैंने वर्टेक्स ए पकड़ी, उससे क्या करा है, एक सीवीएन ड्रॉ कर दी सामने वाली साइड पे। तो हमसे कई बार इस सीवीएन की लेंथ पूछ लेता है और बाकी सारी चीजें दे रखी होती हैं। तो हमने ए के सामने वाली साइड को ए माना, बी के सामने वाली साइड को बी और सी के सामने वाली साइड को सी मान लिया। ठीक, अब हमने क्या किया, बीडी की लेंथ को एम मान लिया और डीसी की लेंथ को एन मान लिया। अब हमें बताना है यहाँ पे एडी का मान क्या होगा। तो कैसे करते हैं, स्टोवर्ट थ्योरम कहती है, देखो इस वर्टेक्स से हमने सीवीएन डाली ना, इसके बराबर वाली साइड है ये सी, इसका स्क्वायर करो और इसे मैं मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे वर्टिकली में जो साइड जा रही है मेरी एन, सी स्क्वायर एन। फिर एक और साइड जा रही है वर्टेक्स ए से बी, इसका स्क्वायर करो, इसे मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो बी स्क्वायर एम। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास जो सामने वाली साइड है ए के, अब तीसरे वाली साइड जो बची ट्राइंगल की वो सामने वाली साइड है, तो ये ए। अब इसमें क्या होगा मेरे पास, जो ये सीवीएन जा रही है इसका स्क्वायर प्लस जो ये सामने दो पार्ट में स्प्लिट हो रही है मेरे साइड, उनका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। याद हो गया। अब ये हम प्रॉपर्टी यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को एक और तरीका है करने का, अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं रहती वो भी मैं आपको सिखा दूंगा सिमिलरिटी से, लेकिन उसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वो हिट करना एग्जाम में थोड़ा मुश्किल है। थ्योरम याद होगी तो आप डायरेक्टली कर लेंगे। अगर मैं यहां पे सोल्व करता हूं इसे आगे, तो आप कहेंगे सर मेरे पास ये वर्टेक्स है कॉमन जहां से सीवीएन जा रही है, तो मैंने ये 80 ले लिया, इसका स्क्वायर इनटू में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 80 स्क्वायर इनटू में 60 प्लस फिर दूसरी वर्टेक्स जो जा रही है 60, इसका स्क्वायर इनटू में इसके सामने वाली साइड क्या है मेरे पास 40, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा सामने वाली साइड, अब इस लास्ट साइड जो बची 100, फिर जो मुझे निकालना है वो है एक्स स्क्वायर, इससे जो सीवीएन जा रही है प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट 60 इंटू में 40। चलो सोल्व करते हैं हमारे पास। अच्छा यहां पे क्वेश्चन में 24 इंटू में √5 था, इसे सही कर लेना। अब हमारे पास देखो 100 है, तो ये तो डायरेक्टली आप कट कर सकते हैं, 2 जीरो है, इसका स्क्वायर करूंगा 2 जीरो आएंगे, इसका स्क्वायर करूंगा 2 जीरो हट गया। अब मेरे पास 8 8 जा 64 और इंटू में 6 करूंगा तो यहाँ पे 6 4 जा 32, 6 4 जा 24, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 36 और 2 38 प्लस यहाँ पे मेरे पास 36 इंटू में 4 तो हमें पता है 1440 होता है, 60 इंटू में 40 2400 हो जाएगा, वो इधर जाके माइनस का बन जाएगा और ये बचा एक्स स्क्वायर। अब सोल्व कर लो इसे, मेरे पास यहाँ पे 40 और 40 80, 2 जीरो घटाऊंगा तो 80 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 38 प्लस 14 52 माइनस 24 करूंगा तो 28, ये किसके बराबर हो गया, ये एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। तो एक्स का मान क्या आएगा, आप लॉजिकली भी देख सकते हैं, सर 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो एक्स का जो मान होगा वो मेरा 50 से ज्यादा होगा। चार ऑप्शन में देखो 50 से ज्यादा कौन सी वैल्यू बन रही है, ये बहुत छोटी वैल्यू है, ये नहीं हो सकता। 12/√5 बहुत छोटी वैल्यू नहीं हो सकता। 7 बहुत छोटी वैल्यू नहीं हो सकता। 24 इंटू में √5 होता है 2.2, ठीक है, लगभग यही 50 क्रॉस करेगी, तो यही मेरा आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं है। अच्छा और क्या देखा जा सकता है इस क्वेश्चन में, आप ध्यान दीजिए। अगर ऑप्शन यही होता है, वैसे एकदम क्लिक नहीं करेगा एग्जाम में ये मेथड, बट मुश्किल क्वेश्चन में जब हमें समझना है कि आगे क्या सोल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ, यहां तक मैंने ये वाली वैल्यू निकाल ली थी कि ये 60 आ गया, ये 40 आ गया ऐसे, और ये 4 ऑप्शन, अब मुझे नहीं पता ये वाली लेंथ कैसे निकालनी है। तो अब डायरेक्टली आपको एक चीज पता है, ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है तो थोड़ा ठीक कर लेना इसे। ठीक है, तो एक ट्राइंगल की जो साइड्स है उनके बीच में एक रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास थर्ड साइड होती है वो बाकी दोनों की साइड के सम से क्या होती है, छोटी होती है, और बड़ी होती है उनके डिफरेंस से, है ना। तो अगर मैं ये चीज भी ऑब्जर्व करूं, देखो ये तो 60 ऐसे तो इग्नोर कर दो, डिफरेंस में हमें कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूं 80 है और 40 है, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 40 आएगा। तो मेरी जो ये वाली लेंथ होगी ये क्या होगी, क्या ये 40 से बड़ी होगी, पक्की बात है होगी। चारों ऑप्शंस देख लो, चारों ऑप्शंस में 40 से बड़ा, ये तो 40 से छोटा है, ये भी 40 से छोटा है, ये भी 40 से छोटा है, तो यही आंसर हो सकता है। तो क्या आप ये चीज भी देख सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में,
अगर नहीं हो रहा, तो जब हम फंस जाते हैं तो हम हर तरीके को आजमाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से आंसर मिल जाए, तो वहां पे ऑप्शंस हमारा मेथड काम आ जाता है। वरना स्टुअर्ट थ्योरम से मैंने आपको बताया, मैं एक और मेथड बताता हूं कि अगर स्टुअर्ट थ्योरम भी याद नहीं आ रही तो और क्या चीज सोची जा सकती है। थोड़ा सा मुश्किल है ये वाला काम, क्योंकि जहां कंस्ट्रक्शन करनी पड़ जाए चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तो यहाँ पे से सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। मान लो मैंने इसे क्या कर दिया, इसे जोड़ दिया BD को, इस पॉइंट को कोई भी नाम दे दो, से M नाम दे दो, और ये परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से, तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो मेरे पास ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई, तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकता हूं मैं। आप देखेंगे यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन का रेशियो क्या है, यहाँ पे 60 और 40 है, तो 3:2 आ रहा है मेरे पास। तो ये वाली वैल्यू अगर 3 रेशियो है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, 2 रेशियो होगी। कंबाइंड कितना हो गया, 5 रेशियो। ये तो रिप्रेजेंट करता है 60 को, तो क्या मैं यहाँ पे 2 रेशियो का मान कह सकता हूं, ये 12 टाइम्स जा रहा है, तो 2 × 12 ये हो गया 24, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 36। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या बताना है, मुझे ये वाली लेंथ बतानी है कि भैया क्या होगी। अब तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, ये वाली दूरी, ठीक है, हमें पता है, ये वाली दूरी हमें पता है, ये वाली दूरी पता है, इन दोनों को यूज करके मुझे ये वाली दूरी मिल जाएगी, और इन दोनों को यूज करके, फिर इन दोनों को यूज करके मैं ये निकाल लूंगा। वरना मैं पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगा लेता हूं, इसे फिलहाल H नाम दे देता हूं। तो आप कहेंगे सर ये H² किसके बराबर होगा, ये होगा मेरे पास उधर 60² माइनस 36², और इधर ये मेरे पास बराबर होगा x² माइनस में 24 का स्क्वायर। कोई मुश्किल तो नहीं है इतना काम करने में, अगर हमने बस कंस्ट्रक्शन कर ली फिर तो चीज आसान ही है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, मेरे पास क्या वैल्यू निकल के आएगी। आप देखेंगे यहाँ पे 60 माइनस 36 24 होता है, 60 प्लस 36 करूंगा तो 96, और ये माइनस 24² भी इधर जाके प्लस का 24² बन जाएगा, और ये आ गया x²। अगर आप देखेंगे 96 इज नथिंग बट 24 इनटू में 4 है, तो 24² कॉमन ले लिया मैंने, और यहां पे बचेगा 4 + 1 5, ये आया x²। तो मेरे पास x का मान क्या आ गया, 24√5। क्लियर है या नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। जब फंस जाओ तो ऑप्शंस की मदद देखा करो कि कैसे और क्या और तरीके से मैं ऑप्शन की मदद से कर सकता हूं या नहीं कर सकता क्वेश्चन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको सेट बैठ जाए या आपको कराया हुआ मिले, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। 30 में से 28 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल सकते हैं जो इजीली, मतलब जो कंसेप्ट्स आपने पढ़े हो उस पर 2 क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के कभी भी बना सकता है। तो वहां पे ऑप्शंस का यूज करके कोशिश करिए कि अपने आंसर तक पहुंचे किसी भी तरीके से। हमारे पास सवाल दे रखा है कि 2³ डिवाइडेड बाय दिस, और जब भी ऐसा साइन दिख जाए ना आपको ये डबल वाला, तो इसे इक्वल्स टू कर दीजिएगा। ये हमें इसके बराबर दे रखा है, 2x - 3 का मान हमें बताना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। 2 का क्यूब, ये 8 की टर्म्स में साथ चल रहा है, तो मैं 2 के क्यूब को भी बना लेता हूं 8, डिवाइडेड बाय 8 5.06 इक्वल्स टू 8 माइनस 4.06, और डिवाइडेड बाय मेरे पास x। अगर x को सोल्व करूंगा तो आप देखेंगे, देखो ये पहले तो मेरे पास 8 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 8 5.06 है। अब इनटू में 8 की पावर -406 है, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो यहाँ पे प्लस करके माइनस में ये है तो -4.06 आएगा। उसके बाद ये डिवाइडेड बाय 8 जाएगा नीचे, तो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 आएगा ये। तो मेरे पास जो ये बचेगा x इक्वल्स टू 8 की पावर 0 बचा, पूरा कट गया। ये किसके बराबर होता है, 8 की पावर 0 1 के बराबर होता है। अगर x 1 आ गया, ध्यान रखना कुछ बच्चे यहाँ पे 1 को मार्क कर देंगे जो कि गलत हो जाएगा। हमसे पूछा है 2x - 3, तो 2 इंटू में 1 -3 अगर मैं करता हूं तो आंसर मेरा -1 आता है, ना कि 1। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास बहुत अच्छा सवाल है, CGL 2024 टीयर 1 में आया, उसी को कॉन्सेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन हमने फ्रेम किया आप लोगों के लिए। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, कुणाल ने 10 एप्पल्स और 8 ऑरेंजेस खरीदे और 250 रुपए पे करे। तो 10 एप्पल्स खरीदे और 8 ऑरेंजेस खरीदे और कितने पे करे, 250 पे करे। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज इनकंसिस्टेंट विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्रीवियस स्टेटमेंट लीडिंग टू नो पॉसिबल प्राइसेस ऑफ 2 फ्रूट्स। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन बतानी है हमें क्या होती है। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट ब्रीफ कर देता हूं जिससे कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। देखो मेरे पास अगर 2 इक्वेशन हो, ax1 प्लस या फिर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0,
a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास दो तरीके से हम इसे स्प्लिट कर सकते हैं। एक होगी कंसिस्टेंट और एक होती है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में हमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। कंसिस्टेंट में दो तरह के पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। हमारे पास एक होता है हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन और एक होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो अगर हम देखें यहां पे, तो मेरे पास अगर स्टेटमेंट्स लिखना चाहूं मैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट में आता है हमारे पास नो सॉल्यूशन, मतलब हम सोल्व ही नहीं कर सकते। नो सॉल्यूशन वाला केस होता है हमारा जनरली जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमारी पैरेलल लाइंस बनती हैं। इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन में जब हम 2D कार्टेशियन प्लेन में करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती हैं। और हमारे पास यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन बनती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। अच्छा, लाइंस कैसी बनती है, इन्हें अभी फिलहाल इस पे डीप में नहीं जाते, बस मैं कंसेप्ट बता देता हूं। अगर मुझे यूनिक सॉल्यूशन चाहिए ना, तो हमारे पास सॉल्यूशन होता है a1/a2 बराबर नहीं होता किसके, b1/b2 के। तो इस केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। हम इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू बना पाते हैं। इसमें a, b और c, a1 b1, a2 b2 और c1 c2, ये सारे हमारे क्या होते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। क्या होती हैं, कांस्टेंट वैल्यूज, फिक्स वैल्यूज होती हैं, और x और y वेरिएबल होते हैं। ठीक है। अगर मैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस की बात करूं, कोइंसिडेंट लाइन की बात करूं, तो a1/a2 मेरा बराबर होता है b1/b2 के, और ये बराबर होता है मेरा c1/c2 के। नो सॉल्यूशन वाला केस अगर हम देखें तो इसमें a1/a2 मेरा नॉट इक्वल्स टू b1/b2 होता है, सॉरी इक्वल्स टू b1/b2 होता है, और नॉट इक्वल्स टू c1/c2। क्या ये स्टेटमेंट्स याद रहेगी? अब इसी तरीके से हमें इनकंसिस्टेंट वाला बताना है कि पिछले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमारे पास 10 एप्पल और 8 ऑरेंजेस हम परचेज कर रहे हैं 250 के। ये चार चीजें दे रखी हैं। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिससे जो मेरे प्राइसेस है वो इनकंसिस्टेंट हो जाए? इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करता हूं, मुझे दे रखा है यहां पे से 5 एप्पल्स प्लस 6 ऑरेंजेस की कीमत कितनी दे रखी है, 135। अगर मैं a1/a2 करता हूं तो 10/5 आया, b1/b2 करता हूं तो 8/6 आया। आप देखेंगे क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है। ये मेरे पास 2/1 है और ये मेरा है 4/3। तो अगर ये आपस में इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास जो जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 था, तो मेरे पास ये केस था यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करके मैं a की वैल्यू भी निकाल सकता हूं और b की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो इस केस में अगर ऐसा आ रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंट हो जाएगा। हम a और b की वैल्यू निकाल पाएंगे, मतलब एप्पल की और ऑरेंजेस का प्राइस निकाल पाएंगे। हमें नहीं निकालना है, इनकंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब इसके जो सीक्वेंस है वैसा चले ना। तो अब इसे हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, आप देखिए। मैं आपको कंसिस्टेंसी की मैंने आपको पार्ट बता दिया, नो सॉल्यूशन वाला जिसमें पैरेलल लाइंस होंगी। उस केस में क्या होगा, a1/a2 मेरा बराबर हो जाए b1/b2। अब ये a1/a2 b1/b2 निकालना तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिस बाय दिस कर रहा है, दिस बाय दिस, तो बार बार सारा चेक करना पड़ेगा। टाइम कंज्यूमिंग टास्क है थोड़ा सा, कि 10/15 करोगे, फिर 8/12 से कंपेयर करोगे, दो चीज कंपेयर करनी है, टाइम है। इसे थोड़ा सा बेटर बना लेते हैं, थोड़ा आसान कर लेते हैं। क्या मैं लिख सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि मेरे पास a1/b1 ये बराबर हो जाएगा a2/b2 के। अगर मुझे क्या चाहिए, नो सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन चाहिए, तो मैं कहूंगा a1/a2, तो ये मेरे पास क्या है 10/8, जो आ गया मेरे पास 5/4। ये मेरा बराबर होना चाहिए किसके, इधर भी अगर मैं एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स और नंबर ऑफ ऑरेंजेस का रेशियो ले लूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 15 और 12, ये तो एक बार के में दिख रहा है, मेरे पास 5/4 आ रहा है, मुझे 5/4 चाहिए, सेटिस्फाई कर रहा है। 20/20 ये तो 1:1 आ रहा है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा जो कंडीशन मुझे चाहिए। और यहाँ पे 8 एप्पल्स और 8 ऑरेंजेस मतलब 8/4 ये आ रहा है, 2:1, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर भी। डायरेक्टली कर सकते हैं, एक बार कंसेप्ट समझ आ गया, 15 से 20 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस तरह के सवाल में आपकी लगनी चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। अगर आप इनकंसिस्टेंट क्यों है वो बताना चाहो तो आप इसे ध्यान से देखिए। मेरे पास है 10a प्लस 8 ऑरेंजेस, ऑरेंजेस को किसी और चीज से कर लेता हूं, चलो b से डिनोट कर लेता हूं, ये 250 हो गया मेरे पास।
अब यहाँ पे 15a प्लस 12b ये कितना हो गया 365। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसे 10 बनाना चाहूं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, या फिर इसे चेंज कर लेते हैं। अगर इस पूरे में मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आप देखेंगे मेरे पास ये वाला पार्ट मेरे पास 15a बन जाएगा, ये वाला पार्ट मेरे पास 12b बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर 15a प्लस 12b ये कितना आ गया मेरे पास 375। और यहां पे मेरे पास क्या है 15a प्लस 12b ये कितना दे रखा है 365। क्या ये चीज पॉसिबल है कभी भी? जल्दी बताओ, ये चीज पॉसिबल है ही नहीं। तो हमें यहां पे ये चीज चेक कर, इनकंसिस्टेंट का ये इक्वेशन बन गया। अच्छा, बाकी यहां पे एक ही ऑप्शन ऐसा वेरीफाई कर रहा था जिसमें मेरे पास ये वाली चीज हो रही थी, तो मैंने C1/C2 को वेरीफाई नहीं किया। अगर मेरा A1/E2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 भी आ जाता तो उस पर्टिकुलर केस में क्या बन जाता, फिर ये कंसिस्टेंट बन जाती। कंसिस्टेंट मतलब ये दोनों पैरेलल लाइंस बनती, मतलब ये भी अगर मान लो 375 है, ये भी 375 हो जाता, तो उस केस में लाइन बिल्कुल सेम ही बन रही है। हम ए और बी की फिर कोई भी वैल्यू रखें, ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई होती। ए की वैल्यू रखो, बी का दूसरा मान मिल जाएगा आपको। हमें इनकंसिस्टेंट बनाता था, मतलब अपने आप में ट्रू ना होना, तो हमारे पास केस क्या होगा, ये होगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई। बाकी अलजेब्रा में इस चीज को हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, दीपक की फादर की जो प्रेजेंट एज है ना वो 4 टाइम्स ज्यादा है दीपक की एज से। तो अगर मैं दीपक की एज लिखूं और उनके पिताजी की एज लिखूं, तो दीपक की एज अगर 1 होगी तो 4 टाइम्स ज्यादा, तो ये हो जाएगा मेरे पास फादर की एज हो गई 5। 6 साल के बाद जो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स हो जाएगी दीपक की एज की उनके पिताजी की एज। तो अगर मैं बात करता हूं तो ये 1:3 हो जाएगा 6 इयर्स के बाद। ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। हमसे पूछा है इसके भी फर्दर 8 साल के बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा, या फिर उनके 8 साल के बाद दीपक के पिताजी की एज कितने गुना होगी दीपक की एज के, ये बताना है। तो सोल्व करते हैं। आप कहेंगे सर एज का जो डिफरेंस है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहना चाहिए। ये 4 है, ये 2 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये मेरे पास 2 हो जाएगा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे फादर की एज 1 रेशियो बढ़ी, यहाँ पे क्या रहा है 6 साल बढ़ गई, तो 1 रेशियो 6 ईयर्स के बराबर हो गया। अगर 1 रेशियो 6 ईयर्स के बराबर, तो स्टार्टिंग से 6 साल के बाद उनकी एज कितनी रही होगी? आप कहेंगे सर 6 × 6 36, और दीपक की एज हो जाएगी 6 2 12। अब इसके आगे भी हमें 8 साल बढ़ना है, तो 8 इसमें जोड़ दिया और 8 इसमें जोड़ दिया, तो मेरे पास ये हो गया 20, और ये वाली वैल्यू हो गई मेरे पास 44। कितनी हो गई दीपक के, कितने गुना हो गई दीपक के पिताजी की एज दीपक से? तो 44 डिवाइडेड बाई 20, फ्रैक्शन में दे रखा है। चलो सोल्व कर लेते हैं। मेरे पास पहले तो 4 से कट जाएगा 11/5, और ये मेरे पास 2 1/5। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शिवम एक सर्कुलर फील्ड के अराउंड वॉक करता है जिसमें वो 4 राउंड लगाता है 1 घंटे के अंदर। विकास 10 राउंड एक घंटे के अंदर लगाता है, तो विकास की स्पीड हो गई 10 राउंड्स पर आवर। सेम डायरेक्शन में दोनों स्टार्ट करते हैं 10:30 बजे। तो हमें बताना है कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। बड़े ध्यान से करने वाला सवाल है और सिंपल सा सवाल है। अगर कंसेप्ट समझ गए तो बहुत इजीली आप कर पाएंगे। ठीक है, देखो दोनों शिवम भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, विकास भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इन दोनों की स्पीड ये है, अगर मैं राउंड्स की फॉर्म में देख लूं, हमें 1 राउंड लगाना है सिर्फ, तो इसे आर को मैं डिस्टेंस मान सकता हूं। ये डिस्टेंस 4 × d डिवाइडेड बाय 1 घंटे में 4 आवर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये 1 घंटे में 10 आवर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड का डिफरेंस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जाएंगे, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 6 आवर। ये कितना हो जाएगा 1 घंटे में रिलेटिव स्पीड से। हमें सिंगल आर डिस्टेंस कवर करना है, तो कितना टाइम लगेगा? आप कहेंगे सर आर डिस्टेंस कवर करने के लिए हमारे पास 1 आवर डिवाइडेड बाय 6 रिलेटिव स्पीड से, तो ये वाली वैल्यू 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया 10 मिनट। तो 10 मिनट के अंदर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं।
कितने बजे चलना स्टार्ट किया था? 10:30 बजे। 10 मिनट और जोड़ दो, 10:40। क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें बेसिक वैसे में चले जाना कि पहले राउंड का डिस्टेंस मान लिया, फिर लंबे चौड़े मेथड से कर रहे हो। सिंपल हिसाब है। देखो स्पीड आपको क्या दे रखी है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक राउंड मैंने आर का मान लिया तो मेरे पास डिस्टेंस कितना है, ये 4r डिस्टेंस 1 घंटे में कवर कर रहा है, ये 10r डिस्टेंस 1 घंटे में कवर कर रहा है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 6r डिस्टेंस 1 घंटे के अंदर कवर किया जा रहा है। एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है? एक्स्ट्रा r डिस्टेंस कवर करना है। तो 6r पर आर की स्पीड से r डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा? आप कहेंगे सर 6r होता है 1 घंटे में, r डिस्टेंस होगा हमारे पास 1 घंटे भाग 6, तो 60 मिनट भाग 6 10 मिनट, खत्म। ठीक है, ओरली करने वाले सवाल है ये। आगे बढ़ते हैं, हम अगले सवाल पे चलते हैं। कहता है विकास ने क्या करा, एक फैन परचेज करा और उसे उस पर 10% डिस्काउंट मिलता है। अगर वो 3 फैंस परचेज करता है तो उसे 8% ऑफ मिल जाता है फर्स्ट पे, 12% ऑफ सेकंड पे और 15% ऑफ थर्ड पे मिल जाता है। टोटल प्राइस जो राम ने पे करा इन सभी फैंस के लिए वो 5300 करा। तो हमें बता दो मार्क्ड प्राइस एक फैन का क्या होगा। अब देखो एक फैन परचेज करता है तो 10% डिस्काउंट मिलता है, इसका तो यूज ही नहीं क्योंकि उसने 3 फैन परचेज करे और तीनों को अलग अलग डिस्काउंट दे रखा है। एक फैन का एमआरपी क्या होगा आप ये मान लो, हमने कहा कि उसका एमआरपी है से एम। अब पहले पे उसे क्या मिला, 8% का डिस्काउंट मिला, तो उसने कितना पे करा होगा? आप कहेंगे सर इसका 0.92 करा होगा। दूसरे पे 12% का डिस्काउंट मिला तो उसने 0.88 पे करा होगा। तीसरे पे 15% का डिस्काउंट मिला तो उसने 0.85 पे करा होगा और टोटल पे करा उसने 5300। सोल्व करके एमआरपी बता दो। इन दोनों का सम करूंगा तो 1.8 और फिर इसे भी ऐड कर दूंगा तो 2.65 यही आ रहा है। अब हमें दिख रहा है 2.65 53 से तो डायरेक्टली कटेगा, पहले तो 2 जीरो हटा के 2 जीरो यहां लगा ली। 53 क्या है 5 टाइम्स जाएगा और 5 से 10,000 को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ गया 2000। यही मेरा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। चलें आगे देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। 2 बोतल्स हैं सेम कैपेसिटी की जिनमें ऑरेंज जूस कुछ इस तरीके से है, पहले में 35%, दूसरे में 33 1/3%। अब इन्हें फिल कर दिया जाता है एप्पल जूस से, मतलब जो बचा हुआ जगह है उसमें एप्पल जूस डाल दिया जाता है। अब इन दोनों को एक थर्ड वेसल में एम्प्टी कर दिया जाता है। तो हमें बताना है परसेंटेज ऑफ एप्पल जूस इन द मिक्सचर। किस तरीके से करेंगे, आप कहेंगे जब कैपेसिटी सेम है तो मैं मान लेता हूं हर एक की कैपेसिटी कितनी है 100 ml की है, ठीक है। तो इसमें पहले में 35% ऑरेंज जूस है तो एप्पल जूस कितना होगा, रिमेनिंग 65%, तो मतलब 65% ऑफ 100 60। दूसरे के अंदर मेरे पास क्या है 33 1/3% क्या है ऑरेंज जूस है, तो एप्पल जूस 66 2/3 यही होगा। और ml में निकालना है तो 100 ml माना है, तो ये टोटल कितना है मेरे पास 200 ml है। और इन दोनों का सम कर दिया, टोटल एप्पल जूस इतना आया, मिलाने के बाद टोटल सॉल्यूशन इतना है, इनटू में 100% कर दूंगा तो एप्पल जूस की परसेंटेज मिल जाएगी। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में आपको समझ में आ गया सभी लोगों को। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब मुझे क्या बताना है, बेसिकली आप देखेंगे 65 और 66 2/3 का एवरेज ही बताना है मुझे। और 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, या तो आप सोल्व कर लो बिल्कुल बेसिक से, वरना थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं इसे सिंप्लीफाई। चलो यहीं से पूरा सोल्व कर लेते हैं ना। 66 इंटू में 3, ये तो मेरे पास 200/3 बनेगा और 3 से इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 195, तो 395 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 6, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास इतना %। चलें आगे, वरना आप यहाँ पे डेविएशन भी लगा सकते हैं 65 को कॉमन लेके, बट ठीक है क्या पढ़ना चक्कर में आराम से करो। कहता है एक ट्राइंगल है जिसका पेरीमीटर हमें 96 यूनिट्स दे रखा है, तो उसकी साइड्स की लेंथ क्या होगी। भाई ये चीज याद रख लो, जो साइड की लेंथ होती है ना एक ट्राइंगल की, वो हमेशा छोटी होगी किससे, पेरीमीटर बाय 2 से। क्लियर, अगर आपको ये चीज याद है तो डायरेक्टली कहेंगे सर 96 का आधा होता है 48 से छोटी होगी, तो ऑप्शन नंबर बी, कोई भी साइड हो मेरी पेरीमीटर से ज्यादा हो ही नहीं सकती, मतलब पेरीमीटर के आधे से बराबर या उससे ज्यादा हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो आप कहेंगे सर a + b + c, ये मेरे पास बराबर है 96 के पेरीमीटर। मैं मान लेता हूं सबसे बड़ी साइड मेरी क्या है c को लार्जेस्ट मान लिया, ठीक है, लार्जेस्ट साइड, तो बाकी a और b तो c से छोटी ही होंगी, तो मैंने इसे लार्जेस्ट मान लिया। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि 2 साइड का सम क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है किससे, थर्ड साइड से, ये होता है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे सर a + b
तो क्या मैं c प्लस एक्स जितना भी थोड़ा ज्यादा होगा उसे x मान लिया, समझाने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, ये हो गया। अब आप यहां पे क्या करो, मैं यहां पे a प्लस बी की जगह c को अगर इक्वेट कर दूं तो आप कहेंगे सर c प्लस सी 2c प्लस एक्स, ये किसके बराबर, 96 के बराबर। तो अब यहां पे x को इधर ले जाओगे तो आप कहेंगे सर 96 माइनस एक्स है, और 2 से अगर डिवाइड कर दूं c की वैल्यू निकालने के लिए तो डिवाइडेड बाई 2। तो ये वाली वैल्यू क्या है, पेरीमीटर का आधा, उसमें मैंने कुछ घटाया तब जाके मैं लार्जेस्ट साइड से के पास तक पहुंच रहा हूं। तो मेरा जो आंसर होगा हमेशा वो पेरीमीटर के आधे से क्या होगा, छोटा ही। ठीक है, जो लार्जेस्ट साइड होगी ट्रायंगल की, तो बाकी की दोनों साइड भी ऑब्वियसली इससे छोटी होंगी, तो हर एक साइड मेरी ट्रायंगल की पेरीमीटर के आधे से छोटी होगी। ये बहुत छोटी सी चीज है, तो देखते ही आपको समझ जानी चाहिए। अगला सवाल मेरे पास कहता है ABC की इनकम का जो रेशियो है ना वो दे रखा है 8:10:6। आगे कहता है कि उनके एक्सपेंस का रेशियो है वो दे रखा है 10:12:5। B 20% अपनी इनकम का सेव करता है, तो हमें बताना है A, B और C की सेविंग क्या होगी। B अपनी इनकम का कितना करता है, 20% सेव करता है, तो खर्च कितना करता होगा, आप कहेंगे सर वो करता होगा 80%। B का एक्सपेंस कितना होगा, 80% ऑफ इनकम, ये चीज हमें समझ में आ रही है। 80% क्या होता है, 4/5 ऑफ इनकम। अब इसे यहीं की रेशियो की टर्म्स में सिंप्लीफाई करना चाहो तो वैसे कर लो, वरना आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो हमें यहाँ पे 8, 10 और 6 दे रखा है, तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप ऑलरेडी कर सकते हो कि इसे हम लिख सकते हैं 4, 5 और 3, थोड़ा सा वैसे, ये तो गिवन है वही चीज लिख रहा हूं। अब इनकम इसे मैं x की फॉर्म में मान लेता हूं और इसे y की फॉर्म में मान लेता हूं, तो मैं कह सकता हूं एक्सपेंस क्या हो गया 12y, ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया मेरा 4/5 ऑफ इसकी इनकम कितनी है 5x। यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से 5 घट गया मेरे पास, 4 से काटूंगा 3y इक्वल्स टू x के बराबर आ गया, या फिर मैं कह सकता हूं y/x मेरे पास क्या हो जाएगा, x/y, ये आ गया 3:1। मतलब अगर रेशियो को मेंटेन करना है तो मुझे x में इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें मेरे पास 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा रेशियो क्या हो गया, मेंटेन हो गया। ठीक है, अब मुझे सेविंग का रेशियो बताना है, तो इनकम माइनस एक्सपेंस होता है सेविंग, तो आप कर लो 3 × 4 12 - 10 2, 3 × 5 15 - 12, ये आ गया मेरे पास 3, 9 - 5 क्या हो गया 4। क्वेश्चन हो गया खत्म। 2, 3, 4। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास, A एक काम को करने में 2.5 टाइम्स दिन लगाता है जितना B और C लगाते हैं। A और B टुगेदर सेम काम को करने में 27 दिन लगाते हैं और C अकेला काम को 75 डेज में कर सकता है। तो हमें बताना है B को अकेले इस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम की फॉर्म में दे रखा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सर A प्लस B को कितना टाइम लग रहा है 27, और C को अकेले काम करने में कितना टाइम लग रहा है, ये लग रहा है 75। ये टाइम है तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूं, ये क्या हो जाएगा इसका इनवर्स 75:27। अगर आप इसे काटना चाहें तो 3 से कट भी रहा है, तो 25 रेशियो मेरे पास 9 आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। इस पहली स्टेटमेंट में क्या रखा था कि A को अकेले काम करने में 2.4 टाइम्स नंबर ऑफ डेज लगते हैं जितना B और C को लगते हैं। तो इनके टाइम का रेशियो यहां पे मेरे पास A और B प्लस C का ये हो गया, तो क्या यहां से एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1:2.4। ध्यान रखना ये फिक्स वैल्यूज हैं, ये सारा रेशियो में चल रहा है, बाकी सब चीजें रेशियो में, फिक्स्ड वैल्यू बस ये है नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं A प्लस B को और C को। अगर हम देखें यहाँ पे तो टोटल एफिशिएंसी, अगर ये 2.4 को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूं तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 12 आ जाएगी, तो 5:12 भी लिख सकता हूं इस चीज को मैं। यहां पे मेरे पास इन तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी 17, और यहां पे कंबाइंड एफिशिएंसी मेरे पास आ रही है 34। तो सेम
टोटल एफिशिएंसी तो तीनों की सेम ही होनी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 2, तो मैं कह सकता हूं ये मेरे पास आ जाएगा 10, ये आ जाएगा मेरे पास 24। अब देखो सोल्व करना है, बी को अकेले काम करने में कितना टाइम लगेगा हमें ये बताना है ना। तो ए की एफिशिएंसी है 10, ठीक है। अगर ए की 10 है और ए प्लस बी की 25 है, तो बी की कितनी आ गई मेरे पास, 15 आ गई। और यहां पे सी की हमें दे रखी है 9, तीनों की एफिशिएंसी मिल गई, ठीक है। सी की एफिशिएंसी अगर 9 है, टोटल काम कर कितने दिन में, 75 डेज में, तो 9 इंटू 75, ये तो हो गया मेरा टोटल वर्क। इसे बी कितने टाइम में करेगा, बी की एफिशिएंसी है 15, 15 से भाग दे दो, तो यहां पे काटूंगा 5 टाइम्स जाएगा, 9 पंजे 45। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, अच्छा सवाल था। अगला सवाल हमारे पास, ए और बी एक पार्टनरशिप में जाते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ। 8 महीने के बाद ए अपना पैसा निकाल लेता है, साल के अंत में जो प्रॉफिट होता है वो 5:9 में होता है। हमें बताना है अगर बी ने 36,000 रुपए इन्वेस्ट करे तो इन्हों कितना कहेगा। तो आपको डायरेक्ट पता है यार, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइम के। तो यहां पे ए और बी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। ए ने पैसा जो लगाया वो 8 महीने के लिए लगाया, उसने अपने पैसे निकाल लिए थे 8 महीने के बाद। बी ने पूरे साल भर तक लगाया, तो मतलब 12 महीने के लिए पैसा लगाया होगा, ठीक है। प्रॉफिट का शेयर क्या है, 5:9, तो यहां पे इसका प्रॉफिट है 5 और इसका प्रॉफिट है 9। तो ये किसका रेशियो आ जाएगा मेरे पास, इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। आप यहां पे काटेंगे 2 जा 4 से, ये 3 जा जाएगा, 3 से काटूंगा तो 3, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास यहां पे बचा 5:6। बी की इन्वेस्टमेंट है 36,000, तो 6:36,000 के बराबर है। तो कितना हो गया है, इंटू 6,000, 1:6,000 के बराबर, तो 5:5 इंटू 6,000, 30,000। क्लियर है सभी लोगों को। चले अगले सवाल पे। 12 आदमी और 16 बच्चे एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 13 आदमी और 24 बच्चे सेम काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो हमें बताना है 29 आदमी और 22 बच्चे सेम काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। क्लियर। तो टोटल वर्क इक्वल मान लिया मैंने, एक आदमी की एफिशिएंसी को एम, एक बच्चे की एफिशिएंसी को बी, और इस तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं। चलिए पहले तो हम इन दोनों को सोल्व करके मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो निकालते हैं। 13 इंटू 4 52, 60, तो बचा मेरे पास 12m। 24 चौक 96, 80, 16 बॉयज। ये मैंने गलत लिख दिया, 54 और 60 ये आएगा 8m। तो मैन रेशियो बॉय की एफिशिएंसी का कितना आ गया, 2:1 आ गया। अब टोटल वर्क से इक्वेट कर देते हैं, यहां पे m और बॉय की एफिशिएंसी रख देंगे, इससे इक्वेट करके और अपना टाइम निकाल लेंगे। मैन का 2 है, तो 12 इंटू 2 24, प्लस 16 40, तो ये बचा 40 इंटू में 5, और इधर करूंगा 258 प्लस 22, 60 और 2 80 इंटू में टाइम। सोल्व होके हमारे पास यहां से गया 2 और 5/2 2.5। दिस इज आंसर। चलें आगे। क्वेश्चन में क्या था, अरुण कुछ डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में कर रहा होगा। तो फर्स्ट लेग में या फिर मान लो फर्स्ट पार्ट में उसने क्या करा, 5 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, ठीक है। तो लेग 1 लिख लेता हूं यहां पे, और समझाने के पर्सपेक्टिव से लिख रहा हूं। टाइम हो गया मेरे पास, स्पीड हो गया, और यहां पे मैं लिख लेता हूं डिस्टेंस। कितना चला, 5 घंटे चला, स्पीड है मेरी 50 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस आपको निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ गया 250। आगे बढ़ते हैं। अब वो स्पीड को इंक्रीज कर देता है अपनी सेकंड लेग में 20% से। तो लेग 2 स्पीड बढ़ गई 20%, तो ये 50 की हो गई 60,
जिसकी वजह से वो 20% एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी कवर कर पा रहा है। तो अगर ये भी 20% बढ़ गया तो मेरे पास यहाँ पे इसका 20% निकालूंगा तो 50, तो ये आ जाएगा 300। तो टाइम कितना लगा होगा, आप चाहे तो 600 डिवाइडेड बाई 60 कर लें तो 5 आवर्स ही रहेगा। अदरवाइज आप ये चीज भी देख सकते हैं कि भैया इस जितनी परसेंटेज से आपकी डिस्टेंस बढ़ा है, स्पीड भी उसी परसेंट से बढ़ी है, तो टाइम क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। तो पहले 5 था तो यहाँ पे भी 5 ही आएगा। ठीक है, ये निकालने की ऐसे भी जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। थर्ड लेग में वो पहले 2 लेग की एवरेज स्पीड से चलता है। तो लेग 3, अगर एवरेज स्पीड निकालनी हो इसकी, पहले लेग की और दूसरे लेग की, तो आप कहेंगे सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, मेरे पास ये होता है 2uv अपॉन में u प्लस v। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला लगा लो। सॉरी, यहां पे हमारे पास क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है हमारे पास, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है ना दोनों जगह। तो ये होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मेरा कितना लग गया, 550। टोटल टाइम कितना लग गया, 5 और 5 10, तो एवरेज स्पीड आ गई 55। ठीक है, वो तो जो फॉर्मूला लिखा था वो तब यूज होता है डिस्टेंस कांस्टेंट हो। तो अब वो 55 की स्पीड से चलते हैं, दोनों लेग के एवरेज स्पीड से चलते हैं, और 10% एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करते हैं। तो इसका 10% अगर ऐड करूंगा तो 30 और जुड़ जाएगा, तो 330। तो हमें बताना है कि टोटल कितना टाइम लगा इन तीनों लेग्स को कवर करने में। तो ये वाला टाइम पता है, ये टाइम पता है, ये वाला टाइम निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो ये 5 गुना जा रहा है इसका, नहीं 6 गुना जा रहा है, तो ये आ गया 6। टोटल टाइम कितना हो गया, 10 और 6 16 घंटे। क्लियर, एग्जाम में पूछा गया सवाल है ये। अगला सवाल हमारे पास, अगर एक नंबर को मैं 2, 4 और 5 से सक्सेसिवली डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर 1, 2 एंड 1 आता है। हमें बता दो रिमाइंडर क्या होगा अगर सेम नंबर को मैं सक्सेसिवली डिवाइड करता हूं 5, 4 एंड 2 से। अब ध्यान रखिए यहां पे भी 2, 4 और 5 है, और यहां पे भी मेरे पास क्या है, 5, 4, 2 है। जब ये वैल्यूज बिल्कुल सेम हो जाए तो आप अपने हिसाब से पहले केस में क्वोशिएंट कुछ भी मान सकते हैं। मैं एक बार लिख देता हूं, वरना इसका पूरा कंसेप्ट बता रखा है, अभी डिटेल में कंसेप्ट बताऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, मैं 2, 4 और 5 से डिवाइड कर रहा हूं, तो रिमाइंडर क्या क्या मिल रहा है, 1, 2 एंड 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई भी क्वोशिएंट लास्ट में मेरे पास बच रहा होगा, हम यहाँ पे डिविडेंड रखते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है वो इधर लिखते हैं, और जो क्वोशिएंट बचता है वो नेक्स्ट हमारा डिविडेंड बन जाता है। कंसेप्ट यही है। अब जो मेरे पास यहाँ पे जो नंबर रहा होगा उसे ही अगर मैं क्या करूं, डिवाइड करूं 5, 4, 2 से, तो हमें यह बताना है कि हमारे पास जो सक्सेसिव रिमाइंडर्स आएंगे वो क्या होंगे। अच्छा, जब ये तीनों वैल्यूज मेरी इधर और इधर सेम हो जाए तो उस पर्टिकुलर केस में जो एक क्वोशिएंट है ना, क्वोशिएंट की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप करेंगे तो वो हर बार कटता चला जाएगा। तो मैं इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 1 मान लेता हूं, वरना अब मैं 0 मान के कर लेता हूं, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, इसलिए 1 रख लेता हूं। तो मेरे पास यहाँ पे अगर लास्ट क्वोशिएंट मेरे पास 1 बचा, तो 5 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास, लिख देता हूं 5 इंटू 1 प्लस 1, ये आ गया 6। अब क्या करेंगे, 6 इंटू 4 24 प्लस 2 26, 26 इंटू में 2 52 प्लस 1 53, ये आ गया मेरा डिविडेंड। यहां पे रख दो, 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 3, क्वोशिएंट आएगा 10, 4 से करूंगा तो रिमाइंडर आएगा मेरे पास 2, क्वोशिएंट भी आएगा 2, 2 से करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 0 और क्वोशिएंट आएगा 1। तो रिमाइंडर्स क्या हो गए सक्सेसिवली, 3, 2 और 0। क्लियर हो गया। क्यों का मान आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते थे, यहाँ पे 1 2 0 1 2 3 4 कुछ भी लेके चलो, आपका आंसर सेम ही रहेगा। आप क्यों रख के चलते तब भी यहाँ पे क्यों की टर्म्स में चलता, वो यहाँ पे एलिमिनेट होता चला जाता, तब भी आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहता है ए डायरेक्टली वेरी करता है किससे, b प्लस 18 से। आगे कहता है अगर a 108 है तो b इतना है, हमें बता दो a की वैल्यू क्या होगी जब b इतना होगा। जब इस तरह का सवाल हो तो हम क्या कर लेते हैं, अगर a एक ही चीज पे प्रोपोर्शनल है तो इसे a1 लिख देता हूं, इसे b1, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन, और यहाँ पे डिवाइड कर देता हूं किससे, a2, और यहाँ पे लिख देता हूं b2 प्लस।
ये रिलेशनशिप मेरी होल्ड करती है। पहले ए मेरे पास 108 है, बी मेरे पास 36 है, फिर मेरे पास यहाँ पे ए का मान बताना है, अगर बी 68 हो जाए सोल्व कर लो। आप कहेंगे सर देखो ये और ये तो 54 बन गया, 54 से ये 2 टाइम्स जाएगा, 68 इंटू में 2 कर दूंगा तो ए का मान आ गया मेरे पास, ये वैल्यू आ गई 136। कुछ गलती कर दी क्या? 54 2 हाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे 68 प्लस 18 आएगा ना यार, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास हो गई 86 172, ये आएगा ये। अगला सवाल, कितनी ट्रेलिंग जीरोज होंगी हमारी 200 से लेके अगर 1 तक वैल्यू हो? तो आप कहेंगे सर ये कुछ और नहीं है, ये 200 फैक्टोरियल है। ट्रेलिंग जीरोज का मतलब होता है कि 10 की पावर कौन सी होगी मैक्सिमम जिससे ये वैल्यू पूरी की पूरी कट जाए, मतलब इसे मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में कुछ सोल्व होगा, उसके बाद 0 0 0 0 0 आएंगी कि तो कितनी जीरोज होंगी हमें ये बता। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब फैक्टोरियल हमें दे रखा है तो हमें पता है कि 10 किससे बनता है, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 से बनता है, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या जाएगी। अब जब मैं इन वैल्यूज को देख रहा हूं, देखो जैसे 200 भी है तो इसमें 2 के फैक्टर्स कितने, आप कहेंगे सर 2 की पावर 3 आ रही है, 5 की पावर बस 2 ही आ रही है, इसमें कुछ नहीं आ रहा, इसमें 5 की पावर कुछ नहीं है, 2 की पावर आ जाएगी फिर भी कुछ ना कुछ, तो 2 की पावर इस पूरे को सोल्व करने में हमारे पास बहुत ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू 5 की पावर। लेकिन हमें 10 बनाने के लिए 2 और 5 का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो मुझे ये देखना है 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है जो इसे पूरे को डिवाइड कर पाए, तो उससे मुझे पता चल जाएगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज कितनी है, मतलब 5 के फैक्टर्स अगर हमें इसमें मिल गए टोटल कितने हैं तो उतनी ही मेरी ट्रेलिंग जीरोज होगी। और जब फैक्टोरियल में हो तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 200 है, इसे डिवाइड करना स्टार्ट करो, ठीक है। कितने जाएगा कोशेंट, कितने टाइम्स जा रहा है ये हमारा, ये जाएगा 40 टाइम्स, ठीक है। फिर 5 से दोबारा करा, फिर कितने टाइम्स जा रहा है 8 टाइम्स। हमें सिर्फ कोशेंट देखना होता है, हमें क्या देखना होता है कोशेंट, रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं होता। फिर 5 से करूंगा मैं तो मेरे पास ये 1 टाइम्स जाएगा, डन। अब और कुछ नहीं बच रहा, आगे 5 से नहीं जाएगा, तो हमारे पास जो सम होता है, जो मैक्सिमम पावर ऑफ 5 जो इसे काट सकती है वो होगी 40 प्लस 8 प्लस 1 दैट इज 49। तो 49, 5 की पावर 49 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, और जो 2 की पावर होगी ना वो 49 से कहीं ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं 10 की पावर 49 से डायरेक्टली काट सकता है, इसका मतलब ट्रेलिंग जीरोज कितनी होंगी इसके अंदर, 49 जीरोज होंगी। समझ आया सबको? ये ट्रेलिंग जीरो का कंसेप्ट आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है, बहुत डीप में क्वेश्चंस करते हैं, ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस में से एक आता है, ठीक है। आई होप अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको रिवीजन हो गई होगी, नहीं पढ़ रखा तो कुछ चीजें समझ आ जाएगी, मेथड समझ आ गया होगा। अब ये ऐसा क्यों करते हैं इस पे जाऊंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा। कहता है इस डेटा का आप बता दो मीडियन क्या होगा, ये वैल्यूज दे रखी है मुझे और ये फ्रीक्वेंसी कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है। तो अगर मैं देखता हूं यहां पे तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 15 प्लस 20, ये हो गया मेरे पास 35 50 और ये हो गया मेरे पास 80। तो मीडियन क्या होगा मेरे पास, कौन से वाली टर्म मेरी मीडियन कहलाएगी, आप कहेंगे सर ये इवन है तो दिस बाय 2th टर्म प्लस नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम देखेंगे 40th टर्म और 41st टर्म का जो एवरेज होगा वो कहलाएगा मेरा मीडियन। अगर मैं देखता हूं ये दोनों टर्म्स पढ़ कहां पे रही हैं, 15 प्लस 20 35, और फिर मेरे पास यहां पे अच्छा यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये तो समझ में आ गया नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, लेकिन हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी तो अरेंज करना पड़ेगा। ये 10 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 11 है और ये 8 है। मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो 5 फिर 7 फिर हम 8 लेंगे फिर हम 10 लेंगे और 11 लेंगे, समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो मेरे पास ये 20 है, फिर मेरे पास 15 है, फिर मेरे पास 12 है, फिर मेरे पास 15 है और मेरे पास फिर 18 है। तो कहां पे पड़ेगी मेरे पास मिडिल टर्म 40 और 41, 20 यहां हो गई, 20 और 15 35, 36 वाली यहां पे आएगी और 36 से और 12 और जोड़ दो मतलब 47 तक, इंक्लूडिंग ये भी इंक्लूड करना है, ये भी, ये सारी की सारी टर्म्स मेरी क्या होंगी, ये सारी टर्म्स मेरी 8 है। 48 टर्म भी 8 होगी, 41st टर्म भी 8 होगी, तो 8 बाय 8 प्लस 8 बाय 2
दैट इज 8। तो जो मेरा मीडियन होगा ना इस पर्टिकुलर केस में वो होगा 8। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो 5 स्टूडेंट्स का, उनके मार्क्स दे रखे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है, ये होता है मेरे पास समेशन ऑफ xi माइनस x बार या म्यू लिख लो, एन नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं, ये मेरा 1 से लेके 5 तक जाएगा अगर 5 स्टूडेंट्स है तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इसके लिए एवरेज निकालना पड़ेगा, इन सब का एवरेज निकालना है तो सम करो 20, 33, 48 और 60। सम ऑफ वैल्यू 60 है, 5 बच्चे हैं तो एवरेज आ गया मेरे पास 12। अब ये वाली वैल्यू निकालने के लिए हमने रूट में लिखा 12 माइनस 8 4 स्क्वायर, 12 माइनस 12 0 का स्क्वायर, 12 माइनस 4 नहीं करते बेसिकली, ये वाली वैल्यू में से इसे घटाते हैं तो यहाँ पे -4 कर लेना बात, लेकिन हमें आदत होती है ना कि स्क्वायर करके पॉजिटिव आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। 13 माइनस 12 1 स्क्वायर, 2 3 स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास फिर से 0 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज है मेरे पास 5, 16 17 और 9 28, रूट 28 बाय 5। तो ये मेरे पास रूट में 5.6 जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, 26 है ये, सॉरी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, 5.2 जाएगा। 4 ऑप्शंस है। अब देखो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, आप कहेंगे सर इसे 5.2 को एक पॉइंट हटा दो तो 10 बाहर नहीं आ सकता रूट से तो एक 0 और लगा दूं तो 520, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 10, 520 किसके आसपास जाएगा, आपको पता है स्क्वायर कि 23 का स्क्वायर होता है मेरे पास कितना 529, तो ये लगभग 23 के आसपास जाएगा, तो 2.3 मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर हो। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक बैग के अंदर 10 आइटम्स हैं जिसमें से 3 डिफेक्टिव हैं। 3 आइटम्स हमने एक के बाद एक निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमें बतानी है कि सारी की सारी आइटम्स डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो आप कहेंगे सर पहले तो 10 आइटम्स हैं, डिफेक्टिव कितनी है 3, तो एक डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/10। अब क्या होगा, एक आइटम निकल गई तो 9 आइटम्स रह गई, अब डिफेक्टिव भी क्योंकि हमने पहले ही चूज कर ली तो अब 2 डिफेक्टिव बची। थर्ड केस में अब हमारे पास 8 आइटम्स बची, डिफेक्टिव 1 बची, तीनों की तीनों डिफेक्टिव चाहिए तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मेरे पास। आप सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो 3 और ये 4 टाइम्स जाएगा यहां से 12 120। अगला सवाल मेरे पास आज की क्लास का आखिरी सवाल कहता है एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उसके अंदर 3 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं। 4 स्टूडेंट्स को हमने रैंडम सेलेक्ट करना है ग्रुप से, तो आप बता दो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 3 बॉय और 1 गर्ल, या फिर हम 3 गर्ल या 1 बॉय को सिलेक्ट करते हैं। मेरे पास कितने हैं, बॉयज 3 हैं, गर्ल्स भी 3 है। फर्स्ट केस में हमें क्या करना है, 3 बॉय या और 1 गर्ल सिलेक्ट करनी है, तो बॉय तो 3 ही है तो 3 में से तीनों को सिलेक्ट करना है 3C3, और 1 गर्ल सिलेक्ट करनी है, 3 गर्ल है 3 में से 1 को चूज करना है। टोटल कितने लोग हैं 6, 6 में से हमें कितने चूज करने हैं, 4 चूज करने हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा 64। आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस हमारे पास क्या है, हमसे यहां पे पूछा और मतलब प्लस, अगेन हमें 3 लड़कियां या 1 लड़का, तो हमारे पास टोटल 6 में से 4 को ही चूज करना है, और 3 लड़कियां हो, टोटल गर्ल्स कितनी है 3, तो 3 में से तीनों को चूज करना है, लड़का 1 चूज करना है, तो हमारे पास यहाँ पे 3 लड़के हैं, इनमें से किसी एक को चूज करना है। क्या आएगा, क्योंकि एंड है तो प्रोडक्ट आएगा। सोल्व करेंगे, आप देखेंगे 64 तो दोनों जगह कॉमन ही आ गया, और यहाँ पे ये सेम ही वैल्यूज है, तो 2 इंटू में 3C3 इंटू में 3C1। अब कैलकुलेशन देखो इजी ही होती है, ये 3C3 तो 1 होता है, 3C1 ये खाली 3 बचता है, तो 2 इंटू 3 बचा, डिवाइडेड बाय 6C4 को करेंगे तो आप कहेंगे सर 6 इंटू 5, फिर आएगा 4 वाला पार्ट जो नीचे 4 फैक्टोरियल से कट जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, तो नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये वाली वैल्यू हो गई
6 से 6 कट गया, ये 5 है और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/5। ठीक है, तो दिस वॉज इट। आई होप दिस सेशन इज यूजफुल टू यू। अपनी तैयारी अच्छे से कंटिन्यू करिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा आई होप इस सेशन में। अगर मिला है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सारे क्वेश्चंस मैथ्स के पीवाईक्यू बेस्ड थे, लेवल ठीक था, जिससे कि आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिले। मॉक में अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस करके जाएंगे तो एग्जाम में बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे अलविदा लेता हूं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।